हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट 2026 का जो एग्ज़ाम होना है, उसमें बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो इतिहास का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए हम इसके सभी एमसीक्यू को पूरे व्याख्या के साथ देखते हैं। ये सारे दिशा निर्देश दिए हैं जो आप पढ़ लेंगे, और उसके पश्चात हम इसमें जो एमसीक्यू यानी पहला सेक्शन जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आपके पास 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से 50 आपको सही करना है। तो हमारा ये टारगेट है कि हम आपके 50 प्रश्नों को सही कराएं। आइए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ जो होता है मोहनजोदड़ो का वह होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह है मृतकों का टीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रखालदास बनर्जी के द्वारा जो है यह किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1922 में इसका जो है उत्खनन कार्य शुरू हुआ था और इसको आगे जॉन मार्शल ने बढ़ाया था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। या आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन सी के कालीबंगन, जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है, और यह जगह है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, जहाँ से हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पाई मुहर किसकी बनी होती थी। तो हड़प्पाई मुहर जो बनी रहती थी, आप भी इससे पहले अगर हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हड़प्पाई जो भी मुहरें हैं वो सभी सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा स्थलों में से किन जंगली जानवरों का हड्डियां मिली हैं। जी हाँ, हड़प्पा स्थल में से यहाँ पर जो जानवर के नाम हैं वराह, यानी जिसको सुअर कहते हैं, हिरन है, घड़ियाल है, तो इनमें से किन जानवरों की हड्डियां मिली है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन डी जाना जाएगा कि इन सभी जानवरों की अस्थियां जो है अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई है। सवाल है कि मनके में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। जी हाँ, मनके में यानी जो मिट्टी के बने हुए मनके होते थे, उनमें छेद करने का जो विशिष्ट उपकरण है वो किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सभी उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर के रूप में जो है सभी जाना जाएगा कि धौलावीरा लोथल से भी हुआ है, लेकिन सही उत्तर सी है कि चहुंद्रो जो है जगह से प्राप्त हुए हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर जो है ये धौलावीरा लोथल से भी आता है, लेकिन क्योंकि विशेष उपकरण पूछ रहा है कि वो विशेष जो उपकरण था, विशेष ड्रिल, वो चहुंद्रो से मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल छठा है कि मेसोपोटामिया में के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। जी हाँ दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिस वक्त विकसित थी भारत में, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास, उसी वक्त जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जो है विकसित हुई थी। यहाँ छठा का ऑप्शन ए हो जाएगा कि दिलमुन से जो है हाजा पक्षी के संबंध प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल को बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, तो उसमें से हड़प्पा जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है यह पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा पंजाब? तो यह वर्तमान में पाकिस्तान का प्रांत पंजाब जो है, यानी पाकिस्तान के राज्य प्रांत में पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में जो है रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब, कौन सा देश? पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला आठवां सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है।
दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 8वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के प्रयास से 1871 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्विक अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी, ASI की, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पितामह या पिता कहे जाते हैं भारतीय पुरातत्व के। सवाल अगला है कि 1930 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? जी हाँ, 9वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1930 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो 1930 के दशक में जो 1830 के दशक में 1838 के आसपास जो है वो पढ़ा गया था, ये शुरू हुआ था इसमें। तो ये जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने इसको अर्थ निकाला और फिर 1838 में पढ़ना शुरू किया था। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? जी हाँ, प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक हुए हैं, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को याद रखिएगा क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है। तो इनकी तुलना जो है, भारत के नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त में अलग अलग देवताओं से की गई है। जैसे इंद्र देवता से किया गया है वीरता के लिए, इंद्र देवता से किस लिए किया गया है? वीरता के लिए। और वरुण से किया गया है जल पर शासन के लिए, और कुबेर से किया गया धन के लिए। अर्थात इन सभी देवताओं से जो है अलग अलग नामों से इनकी तुलना की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, वरुण और इंद्र, इन सभी से किया गया है। याद रखिएगा, इंद्र से वीरता के लिए, वरुण से जल के लिए, जल पर शासन स्थापित करने के लिए, और कुबेर से जो किया गया वो धन के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको रोजाना क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको रोज हम क्लास अपडेट कराते रहेंगे। सवाल है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ है। और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काल पूछा जा रहा है तो मौर्य काल होगा। अगर पूछा जाए कि किसने कराया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल हुए हैं पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण उन्होंने ही कराया है। कौन कराया है? पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया है सुदर्शन झील का निर्माण, जो अभी वर्तमान में गुजरात राज्य के जूनागढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सुदर्शन झील? तो सुदर्शन झील अगर पूछा जाए तो यह वर्तमान में गुजरात में है, जो कि जूनागढ़ में स्थित है। सवाल 12वां है कि तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में जो उल्वर कहा जाता है यह हलवाहे को उल्वर कहा जाता था। हलवाहे को उल्वर कहा जाता था किसमें? तमिल संगम साहित्य में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है 12वां नंबर प्रश्न के लिए। सवाल 13 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कहिए, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, कौटिल्य। तो ये इनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है और चाणक्य भी है। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये सभी इन्हीं के नाम हैं। इन्हीं की रचना है अर्थशास्त्र, जो मौर्य वंश के या मौर्य प्रशासन का उल्लेख करता है, जो 15 अधिकरणों में विभक्त है। याद रखिएगा, हम एक प्रश्न में आपको इस प्रकार उत्तर बताएंगे कि उससे आने वाला सभी प्रश्न आपका कवर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है 14वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत की नियुक्ति किसने की थी? जी हाँ, धम्म के प्रचार के लिए, यानी अशोक जो है, सम्राट अशोक जब शुरू में तो आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, लेकिन जब ये कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के विजय के पश्चात सम्राट अशोक जो है अपना युद्ध नीति त्यागते हैं, तो फिर वो धम्म की नीति को अपनाते हैं। और धम्म की नीति को अपनाते हैं, धम्म का पूरा प्रचार प्रसार करते हैं और धम्म महामत की स्थापना करते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये काम किए हैं अशोक सम्राट महान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि श्रावस्ती
किस महाजनपद की राजधानी थी? जी हाँ, 16 महाजनपद का इतिहास आप क्लास 12 के इतिहास में पढ़ते हैं। 16 प्रमुख महाजनपद हुए हैं, तो इनमें से श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? जी हाँ, तो इन 16 महाजनपद में तो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं वो कौन था? मगध साम्राज्य था। मगध महाजनपद जो है, जिसकी शुरुआती राजधानी गिरिब्रिज जो राजगीर में था। अभी यहाँ पर श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती जो राजधानी रही है यह कोशल की राजधानी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशल 2 भागों में विभक्त था, ये भी याद रखिएगा, उत्तरी कोशल और दक्षिणी कोशल। तो उत्तरी कोशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। नॉर्थ हम लोग लिखते हैं, उत्तरी कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती थी। क्या था? कुशावती। कुशावती जो है कोशल से बना कुशावती, ये दक्षिणी कोशल की राजधानी थी और श्रावस्ती जो है ये उत्तरी कोशल की राजधानी थी। सवाल अगला है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? जी हाँ, 16वां नंबर प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यरोहण, कनिष्क जो सम्राट हुए हैं इनका राज्यारोहण जो है यह 78 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और इसी 78 ईस्वी से जो है ये संवत की शुरुआत हुई है। अगला 17वां नंबर प्रश्न है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? जी हाँ, पाणिनि के द्वारा जो रचित व्याकरण है वो अष्टधामी है, यानी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो संस्कृत एक ग्रामर है, व्याकरण है, उसकी रचना जो है पाणिनि के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि कुंती निषादी के लेखक कौन है? कुंतियो निषादी के लेखक कौन है? जी हाँ, 18वां नंबर प्रश्न है कि कुंतियो निषादी के लेखक कौन है? तो यह कहानी जो है मूल भाषा में बंगला भाषा में लिखी गई कहानी है कुंतियो निषादी, जो कि महाभारत की घटनाओं पर आधारित है और इसकी लेखक है महाश्वेता देवी। जी हाँ, महाश्वेता देवी इसकी लेखिका हैं। कुंतियो निषादी की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी है, जो कि मूल भाषा बंगला में लिखी गई यह कहानी है और महाभारत की आधारित यह कहानी है। 19वां नंबर सवाल है कि हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो हिडिंबा जो है यह पत्नी थी, भीम की पत्नी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह भी महाभारत के ही पात्र थे, भीम। और हिडिंबा जो है यह राक्षस कुल से थी, ये भीम की पत्नी थी और कुंती ने जो है इनके विवाह को एक शर्त पर मंजूरी दिया था। हिडिंबा और भीम के साथ विवाह को कुंती ने ये एक शर्त के साथ मंजूरी दिया था कि दोनों केवल 1 वर्ष ही एक साथ रह सकते थे। कौन? भीम और हिडिंबा जो है वो 1 वर्ष तक साथ रह सकते थे, उसके बाद नहीं रह सकते थे। उन्हीं 1 वर्षों में इनके एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम घटोत्कच है। घटोत्कच इनके पुत्र का नाम हुआ, जो हिडिंबा और ये भीम के पुत्र हैं। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल 20वां है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? जी हाँ, 4 जो प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में से जो पुरुष सूक्त है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इन 4 वेदों में से जो पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? जी हाँ, जरथुस्त्र जो है यह कहाँ के चिंतक हुए हैं? जरथुस्त्र जो है यह एक समझिए तो पारसी धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं और ये जो चिंतक हुए हैं ये ईरान के हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जरथुस्त्र। आगे है कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? हालांकि इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बौद्ध के ग्रंथों के हिसाब से जो है 3 संप्रदाय प्रमुख रूप से है, थेरवाद है, महायान है और वज्रयान है। लेकिन पूर्व में जो है वो 18 था पूर्व में, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इस प्रश्न को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है? जी हाँ, तो बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो पिटक के नाम से जानी जाती है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये तीनों पिटक जो है यह प्रमुख ग्रंथ है। इसमें से सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करता है या बुद्ध की शिक्षाओं को यहाँ संकलित किया गया है। कहाँ? सुत्त पिटक में। 23 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर विनय पिटक की बात करें तो इसमें जो है ये
मठवासी जीवन के नियम है, यानी कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुनी होंगे तो वो उनके मठों में किस प्रकार के जीवन जिएंगे, और उस पर जो है ये पूरी बात है विनय पिटक में। और एक और जो तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध दर्शन और उसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इन तीनों में जो है बौद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। सवाल 24 है कि अजीत किस्कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे। अजीत किस्कम्बलिन जो है यह लोकायत से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित है? लोकायत। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है यह किस जगह पे हुई है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन जो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लुम्बिनी में उनकी जन्म हुआ है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उनकी जो मृत्यु है, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, वह कुशीनगर में हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। उपदेश कहाँ दिए हैं? प्रथम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए हैं, और जिनको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद। 27वां नंबर प्रश्न है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी थी? जी हाँ, 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी? तो ये था आनंद के कहने पर जो है इन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। और ये जो प्रथम महिला जो बौद्ध भिक्षुनी हुई वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी हैं। महाप्रजापति गौतमी जो है ये प्रथम महिला है। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? जी हाँ, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना 2 फरवरी 1814। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2 फरवरी 1814 को कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई है। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के पहल पर यह हो पाया था। किसके पहल पे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पहल पे 2 फरवरी 1814 में कलकत्ता में जो है ये इसकी स्थापना हुई है इंडियन म्यूजियम की। और जो इसके संस्थापक हैं वो डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री, यानी जो ये बॉटनी के प्रोफेसर हैं, और नैथनियल वालिये हैं। डॉक्टर नैथनियल वालिये जो है इसके संस्थापक रहे हैं। सवाल 29 है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनवाई गई थी? जी हाँ, अशोक जो है वो बाद में बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। उससे पहले सम्राट अशोक जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अर्थात आजीवक संप्रदाय के जो संत थे उनके लिए बराबर की गुफाएं बनवाई गई थी। ऑप्शन बी यहाँ 29वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है 30वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि किताबुल हिंद, जिसको ताकीकाते हिंद के नाम से भी जानते हैं, किताबुल हिंद की कितने अध्याय हैं? जी हाँ दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न है किताबुल हिंद के कितने अध्याय हैं? तो किताबुल हिंद जो है या 80 बाब है, यानी 80 जो है इसमें अध्याय हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें धर्म, खगोल शास्त्र, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन ये है इसमें वर्णित किया गया है। और यह किताब जो है यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा जो है यह किताब लिखा गया है, किताबुल हिंद। और अलबरूनी जो है फारसी, अरबी के अलावा जो है सीरियाई, संस्कृत, हिब्रू ये सभी भाषाओं पर ज्ञात थे। तो ये 31वां नंबर प्रश्न जो है कि फारसी और अरबी के अलावा अलबरूनी किस भाषा का ज्ञान था? तो ये सभी भाषाएं उनको आती थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया?
जी हाँ, इब्ने बतूता जो है यह मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे, मोरक्को के यात्री थे, वो भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए। 1333 ईस्वी में भारत पहुंचे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1333 याद रखिएगा, 1333। तो ये दिल्ली आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उस वक्त सुल्तान थे, उन्होंने इनको मतलब अपने दरबार में काजी के पद पर नियुक्त किया था। काजी बोलते हैं जो फैसला करता है, उन्हें काजी कहते हैं, जज कहिए। तो उन्होंने जज के पद पर जो है इब्ने बतूता को ये किए, नियुक्त किए। इनकी एक किताब है जिसका नाम है रिहला। रिहला इनकी एक किताब है और ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहा है वो 1325 से लेकर 1351 तक का शासनकाल रहा है। और इसी में जो है इब्ने बतूता जो कि मोरक्को के यात्री हैं वो इनके शासनकाल में भारत आए थे। आगे है कि फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा किए थे? तो ये जो है ऑप्शन सी 6 बार यात्रा किए हैं फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने 6 बार भारत की यात्रा किए हैं। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 के बाद 34 है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष भारत में रहा? फ्रांसवा बर्नियर जो है यह एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हुए हैं। यह 12 साल तक 1656 से लेकर के 1668 तक, 1656 से लेके 1668 तक भारत में रहे हैं। और उस वक्त पता है 12 वर्षों तक ये भारत में रहे हैं। और ये फ्रांस के एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। मुगल दरबार का शासनकाल था। दारा शिकोह के मुख्य रूप से जो है ये दारा शिकोह के डॉक्टर थे, जो कि औरंगजेब का भाई शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह है, उसके डॉक्टर के रूप में ये भारत में रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में भी स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि अलवार किस देवता की उपासना करते थे? जी हाँ, 36वां नंबर प्रश्न है कि अलवार और नयनार ये 2 प्रमुख जो है भक्ति आंदोलन के ये ग्रुप हुए हैं, जिसमें से अलवार जो है या विष्णु और उनके अवतार की पूजा करते थे। ऑप्शन डी, विष्णु भक्त थे अलवार। और नयनार जो है वो शिव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कि कौन नयनार संत नहीं है? तो दोस्तों नयनार जो है वो शिव की पूजा करते थे, शिव भक्त हुआ करते थे। जो ऑप्शंस है हमारे स्क्रीन पर, उनमें से जो है नयनार कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अंडाल जो है या ये अलवार संत थे, यानी ये विष्णु के भक्त थे। बाकी जो कराइकल अम्मैयार है या सुंदरार है या पार है, ये सभी शिव के भक्त हुए हैं। और ये अंडाल जो है ये विष्णु के भक्त हुए, इसलिए ये अलवार हैं। और ये तीनों जो है वो नयनार संत है। सवाल 38 है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है यह अजमेर शहर में स्थित है, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल अगला है कि अमीर खुसरू किसके अनुयायी थे? यानी अमीर खुसरू जो है वो किसके फॉलोअर्स थे? अमीर खुसरू किसे अपना गुरु मानते थे, ये समझिए। तो अमीर खुसरू जो है वह हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका मज़ार जो है दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो है अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे। और आगे चल के जब अमीर खुसरू का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो इनका भी मज़ार जो है वहीं पर निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के बगल में इनका मज़ार स्थित है। सवाल 40वां है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में जो है वो सिख धर्म के संस्थापक जो है जिनको गुरु नानक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब जो यह जगह है पंजाब प्रांत का, ये ननकाना गांव जो तलवंडी में पड़ता है, लाहौर के पास, अब यह पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। और इसको जो है तलवंडी के नाम से जानते हैं। और ये जो है ननकाना साहिब कहते हैं। अभी ननकाना साहिब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है ये कौन जो खिलाड़ी थे, जब वो बने थे, तो फिर जो है उन्होंने इसके लिए जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए जो है उसको खोला था। तो वो ननकाना साहिब जो है, जो कि तलवंडी लाहौर के पास है, वहाँ सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक का जन्म स्थान है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, खालसा पंथ की स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह, यानी जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को किया। उस वक्त जो है बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1699 बैसाखी का दिन था, और उस दिन जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए हैं। 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। और उस वक्त जो है भारत में औरंगजेब का शासनकाल था, तो वहाँ पर इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की है। सवाल अगला है कि सूफी संतों में लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? जो भी सूफी संत हुए हैं, चाहे वो चिश्ती सिलसिला के हो, नक्शबंदी सिलसिला के हो, तो वो लोग जो अपने पत्र लिखते थे वो क्या कहलाता था? तो उसे मकतूबात कहते हैं। मकतूब बोलते हैं, खत से बना है मकतूब, यानी जो खतूत लिखे जाते हैं, खत जो लिखे जाते हैं, तो उसे मकतूबात कहते हैं, जो सूफी संत पत्र लिखते हैं। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? जी हाँ, 43वां नंबर प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? जी हाँ, 43वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा कि कर्नल कॉलिन मैकिंजे। कर्नल कॉलिन मैकिंजे ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अभियंता थे और पुरातत्वविद थे, इन्होंने खोज किया था। सवाल 44 है कि दक्षिण भारतीय मंदिर के भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारत मंदिर के भव्य गोपुरमों को जोड़ने का जो श्रेय है वो राजा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए हैं, राजा कृष्णदेव राय को जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग करते चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रोज क्लास चाहिए तो आप हमारे सवालों को उत्तर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। निकोलो दे कांती किस देश के व्यापारी था? निकोलो दे कांती जो है ये इटली का व्यापारी है। ऑप्शन सी, इटली के वेनिस शहर का व्यापारी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल 46 है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 46वां नंबर प्रश्न है। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई है यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे जो है हसन गंगू शाह के नाम से भी जानते हैं, हसन गंगू शाह, ये दिल्ली सल्तनत में तुर्क अफगान सूबेदार थे। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने दिल्ली से अलग होकर के दक्कन के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, गुलबर्गा के पास, तो वो बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना गया, जो कि 1347 में किए थे। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर जो है इसीलिए बहमनी साम्राज्य नाम पड़ा, या हसन गंगू के नाम से भी इनको जानते हैं। सवाल अगला है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो 47 का बी सही उत्तर है कि वह शिव के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, तो विजयनगर के जो मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं वो ऊंचे ऊंचे गोपुरम है, रथ गलियां हैं, कल्याण मंडप है, यानी ये सभी विशेषताएं जो है विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर हैं उनमें सारी विशेषताएं मौजूद हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि कृष्णदेव राय की कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इस 49वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन जो है 49वां का बी है कि डोमिंगो पेस ने किया है। डोमिंगो पेस जो कि पुर्तगाली यात्री थे, इन्होंने राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक हुए हैं उसका वर्णन किया है। सवाल 50वां है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया है? तो ये 50वां नंबर सी ऑप्शन के रूप में जाना जाएगा कि 1986 में जो है हम्पी, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, इसको पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसका सेट है। हम आपको बता दें कि ये 50 प्रश्न को अभी किए हैं, 50 प्रश्न को कल के क्लास में कर लेंगे। हम 100 प्रश्न को इस तरह से करेंगे कि इस 100 प्रश्न पर आपको 500 प्रश्न की तैयारी हो जाए, क्योंकि अगला जो चैप्टर आना है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आना है, तो हम सबको कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।